नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर अजीत राठौर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज 19 मई है। 19 मई पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई द्वारा निर्मित पुस्तक थी, उसमें कहा गया है कि आज ही के दिन पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। जी हां, आज ही के दिन पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और मैं ऐसे वीर योद्धा को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे सुने रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिनको आपने कभी ना कभी सुना होगा अगर जो भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। जी हां, भारत के इतिहास के बारे में अगर जो आप जानते हैं तो कभी ना कभी आपने सुना जरूर होगा उन सब चीजों को। मैं आज उन्हीं तथ्यों के बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसे रहस्य भी बताऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताता हूं पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवनी, केवल 7 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं शुरू करता हूं पृथ्वीराज चौहान के जन्म से। 19 मई 1166 को अजमेर के किला में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर चौहान जो दिल्ली के गद्दी पे बैठे थे, दिल्ली की गद्दी सोमेश्वर चौहान को उनके ससुर ने दी, क्योंकि दिल्ली के राजा उनके ससुर मतलब पृथ्वीराज के नाना जी हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने सोमेश्वर को दी। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर और दिल्ली दोनों की गद्दियां संभालते थे। पृथ्वीराज का बचपन केवल युद्ध कलाओं सीखने में, तीरंदाजी सीखने में, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान लेने में गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 साल की उम्र में बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियार के, केवल एक लकड़ी के मदद से इन्होंने शेर का शिकार कर दिया था। और इनको 15 साल की उम्र में ही शब्द भेदी बाण चलाना आ गया। 2 तीर एक कमान से कैसे चलाना है, 2 निशाने एक कमान से 2 तीर से कैसे लगाने हैं, यह भी आता था इनको। युद्ध कलाओं में महारथी हो गए थे, तलवारबाजी में महारथी हो गए थे। इनको द्विकंटक नीति भी सिखा दी गई थी, गुरिल्ला वार जिसको कहते हैं उसको भी सिखा दिया गया था। और ये सभी युद्ध कौशल में महारथी हो गए। फिर इनकी 16 साल के उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली की गद्दी पे 16 साल में बैठे। असली जीवन काल इनका 16 साल के बाद शुरू होता है। जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठे, इन्होंने अपने सीमाओं का विस्तार शुरू किया और गुजरात, पंजाब, सिंध प्रांत और इधर कन्नौज, यूपी के कन्नौज तक इनका राज्य फैला था। कन्नौज के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कन्नौज के ही राजा थे जयचंद। जी हां, जयचंद। जयचंद के बारे में मैं आगे बताऊंगा। जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, बहुत ही मनमोहक और सुंदर उनकी छवि थी। और इस मनमोहकता के चलते पृथ्वीराज चौहान भी उनसे प्रेम कर बैठे और संयोगिता भी उनकी वीरता और कौशल को देखते हुए उनसे प्यार करती थी, प्रेम करती थी। यह सब जब कन्नौज के राजा जयचंद को पता चला, वो क्रोध से आग बबूला हो गए और पृथ्वीराज की वीरता और उनके गाथाओं को सुनकर वो पहले से ही ईर्ष्या करते थे। और जब उनको पता चला कि उनकी पुत्री उनसे प्रेम करती है पृथ्वीराज चौहान से, तो वह और ही आग बबूला हो गए। और क्रोध और ईर्ष्या के मारे उन्होंने अपनी पुत्री का, संयोगिता का विवाह स्वयंवर रखा। उस विवाह स्वयंवर में अलग अलग प्रदेशों के हर एक राजा को बुलाया, राजकुमार को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के यहां बुलावा नहीं भेजा। स्वयंवर शुरू हुआ। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति बनवा के स्वयंवर के दरवाजे पे खड़ी कर दी कि जिससे पृथ्वीराज चौहान को अपमान महसूस हो। उसके बाद स्वयंवर शुरू हुआ। सुंदर सुशील संयोगिता वरमाला लिए हुए आई, अपनी जो उनकी पटरानियां थी उनके साथ आई। और धीरे धीरे जैसे वो स्वयंवर का पूरा चक्कर लगाया, हर राजा को देखा, हर राजकुमार को देखा, और अंतिम जो वो दरवाजे पे पृथ्वीराज की मूर्ति थी वहां गई और वरमाला पृथ्वीराज के गले में डाल दिया, वो मूर्ति के गले में डाल दिया। तभी जयचंद के उस स्वयंवर में, संयोगिता के स्वयंवर में खड़ा एक सैनिक आया, संयोगिता को उठाया, घोड़े पे बैठाया और गोली की रफ्तार से कन्नौज के क्षेत्र को पार करके पृथ्वीराज के क्षेत्र में, और पृथ्वीराज के क्षेत्र सीमा में जैसे ही गया, पृथ्वीराज की विशाल सेना उस सैनिक का इंतजार कर रही थी। और जब वो वहां गए तो सैनिक कोई और नहीं था, पृथ्वीराज चौहान थे। और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अपने साथ लेके आए, और जब वो उसको साथ लेके आए, उनको
हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी कराई गई। और ये थी पृथ्वीराज की प्रेम कहानी, जो बिना अपने जान की परवाह किए हुए संयोगिता को उनके पिता के यहां से लेके आया, उसके बाद शादी करी गई। उसके बाद की घटना से जयचंद आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता को, अखंडता को ऐसे जानते थे कि वो पृथ्वीराज का कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद की बात मैं बताता हूं। शादी के बाद से 1171 में, सॉरी 1180 में मोहम्मद गोरी आया युद्ध करने के लिए। युद्ध नहीं, वो केवल अपनी सीमाओं का विस्तार करता था और मुसलमानों का विस्तार करता था। वो जहां पे भी जाता था अपने धर्म का प्रचार करता था, बोलता था मुसलमान बन जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे, मुसलमान बन जाओ नहीं तो काट दिए जाओगे। यही नीति लेके वो पंजाब के भटिंडा वाले किले पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही पृथ्वीराज को पता चला कि मोहम्मद गोरी ने वहां आक्रमण कर दिया, पृथ्वीराज की अपनी विशाल सेना लेके गए। मात्र 1.5 दिन में, जी हां मात्र 1.5 दिन में 1,20,000 की मोहम्मद गोरी की सेना को मिट्टी पलीत कर दी और मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया। जी हां, मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया और बंदी बना के उससे कर वसूला गया। और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने 7 करोड़ अशरफियां ली इनसे। उसके बाद मोहम्मद गोरी को छोड़ा, जितना नुकसान हुआ वो सबकी भरपाई करी। उसके बाद मोहम्मद गोरी को छोड़ा। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 18 बार पृथ्वीराज चौहान के अलग अलग प्रांतों पे, अलग अलग किलाओं पे आक्रमण किया और 18 में से 17 बार मोहम्मद गोरी को बंदी बनाया गया, हराया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ करके छोड़ दिया। दोस्तों, मैं बात करूंगा अब आखिरी युद्ध की, 18वें युद्ध की, जो 1192 में नारायण का द्वितीय युद्ध था। नारायण का प्रथम युद्ध 1190 में हुआ था, जहां काफी समझाने के बाद मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया था। 17वें युद्ध में हरा दिया, उसकी सेना को मार दिया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी 1192 में दोबारा आया। नारायण का द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध कुछ इस प्रकार हुआ कि जब वो सेना लेके आया, लगभग 2 लाख की सेना वो फिर से बना के ले आया। वो सीमा के क्षेत्र पे खड़ा था, इनकी सीमाओं पे खड़ा था। तभी इनके दूतों ने बताया कि मोहम्मद गोरी फिर आया है। पृथ्वीराज चौहान को पता चला, उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि क्यों हर बार युद्ध करता है, हर बार हारा जाता है, वापस चला जा, वरना इस बार हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, इस बार मार दिया जाएगा। मोहम्मद गोरी से पहले ही जयचंद मिल चुके थे। जी हां, जयचंद जो कन्नौज के राजा थे, मोहम्मद गोरी से मिल चुके थे और इन्होंने उसकी कुछ सेना को इस क्षेत्र से भी भेजा। और उस समय गोरी ने अपनी सेनाओं को थोड़ा पीछे कर दिया, लेकिन युद्ध की रणनीतियां तैयार करते रहे जयचंद के साथ मिलके। इनकी सभाओं में भी कुछ लोगों को भेजा। जयचंद भी जाके पृथ्वीराज से मिला और इनको अपने पक्ष में किया और इधर से इन्होंने गोरी की रणनीतियों को बढ़ाया। और सुबह 4 बजे जब सभी इनके सैनिक आराम कर रहे होंगे, कुछ पूजा कर रहे थे, कत्लेआम मचाया और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। जी हां, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना ले गया और वो अपने दरबार में ले गया। रोज इनको यातनाएं दी जा रही थी, रोज अलग अलग यातनाएं दी जा रही थी। एक बार इनको सभा में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद इनसे बोला मोहम्मद गोरी कि पृथ्वीराज तू मुसलमान बन जा, तुझे दिल्ली की गद्दी में सौंप दूंगा, तुझे माफ कर दूंगा, तू मुसलमान बन जा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, मरूंगा भी तो हिंदू धर्म में ही। यह तेज उनकी आंखों में, पृथ्वीराज की आंखों में देखकर मोहम्मद गोरी झल्ला गया और अपने सेवादारों से बोला कि इसकी आंखों में गर्म लोहे का सरिया डाल दो। और दोस्तों, सभी भरे सभागार में पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी गई, आंखें फोड़ दी गई। उनकी आंखों में
गरम सरिया डाल दिया गया। ये सब यातनाएं जब चंद्रबरदाई जो इनके बाल सखा थे उनको पता चली, इनके कवि भी थे, मित्र भी थे और इनके राज्य में मंत्री भी थे, वो आए गौरी की सभा में प्रस्तुत हुए और गौरी से बात करने से पहले वो अपने मित्र पृथ्वीराज से मिले। पृथ्वीराज की यातनाएं देख के उनके अंदर उबाल हुआ, वो सभागार में गए और बोला गौरी को कि मेरा मित्र जो आपके यहां बंदी है वो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में, युद्ध कौशलों में महारथी है, जो आपका कोई भी योद्धा नहीं कर सकता वो मेरा मित्र कर सकता है। गौरी झल्लाहट में बोला ऐसा क्या कर सकता है? चंद्रबरदाई ने कहा मेरा मित्र केवल आवाज सुन के ही बाण चलाएगा और शिकार का शिकार कर देगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। मोहम्मद गौरी आवेश में आया, बोला बुलाओ पृथ्वीराज को। उनकी आंखें निकाल दी गई थी, उसके बाद भी उनकी आंखों पे पट्टियां बांध दी गई, उनके सर पे पट्टियां बांध दी गई और उनको तीर कमान दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज सभा में जैसे ही आया उन्होंने बोला मैं एक राज्य का राजा हूं, मैं किसी और का आदेश का पालन नहीं करूंगा। अगर जो मुझे स्वयं इस राज्य के राजा आदेश करें तो ही मैं ये युद्ध कौशल को दिखा सकता हूं। गौरी अहंकार में हंसा और बोला ठीक है, आदेशित। उसके बाद चंद्रबरदाई ने आखिरी शब्द बोले, 2 पंक्तियां आपको भी पता होगा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जी हां, पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी की आवाज से उसका दिशा का पता चला और जो ये 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, इससे उसकी दिशा दशा सब पता चल गई। इस शब्द के बाद ही जैसे ही गौरी हंसा, तीर उसके कंठ से बाहर निकला, गले में तीर मारा, जाके सीधा गले से निकलता हुआ पीछे उसे सिंहासन में धंस गया और वहीं गौरी मर गया, वहीं गौरी का वध हो गया। गौरी को उसके किए की सजा मिली और यह सब देखने के बाद चंद्रबरदाई ने अपने कमर से खंजर निकाला और पहले पृथ्वीराज चौहान को मारा और अपने भी मर गए और यहीं पृथ्वीराज की पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसके बाद संयोगिता ने भी अपना सती प्रथा किया और उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया और दोनों अमर बलिदानी हो गए। बस यही थी पृथ्वीराज की कहानी। इसके बाद भी कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जिसके बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।